हाय फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन चैप्टर नंबर 3 किंगशिप कास्ट एंड क्लास। अभी हम बात कर रहे थे जाति के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे मल्लेज से रिलेटेड जो टॉपिक था वो हमने पिछले वीडियो तक डिस्कस किया था कि मल्लेज कौन होते थे। तो वहां पे हमने डिस्कस किया था कि संस्कृत ट्रेडिशन में जो शक शासक हैं या फिर जो कुषाण शासक हैं जो कि जिनका ओरिजिन इंडिया से बाहर था, उन सबको संस्कृत ट्रेडिशंस में मल्लेज के नाम से एड्रेस किया गया है। ये हमने हमारे पिछले वीडियो तक के बारे में डिस्कशन किया था। तो नेक्स्ट वीडियो में हम शुरुआत करते हैं जाति से रिलेटेड। जो हमारे पास इंस्क्रिप्शन हैं, एक इंस्क्रिप्शन हमारे पास मंदसौर से मिला है। मंदसौर जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, वहां से एक इंस्क्रिप्शन हमारे पास है। तो मंदसौर से जो इंस्क्रिप्शन मिला है, इसके बारे में माना जाता है कि जो वहां पे जो वीवर्स थे, जो बुनकर का काम करते थे, ये वीवर्स गुजरात से आए थे और एमपी में आके इन्होंने अपना काम शुरू किया था। और वहीं पे उन्होंने एक सूर्य मंदिर बनवाने के लिए, सन टेम्पल बनवाने के लिए कुछ डोनेशन दिया था। और उसी डोनेशन का जो इंस्क्रिप्शन है वो हमें मंदसौर में मिलता है। और ये फर्स्ट इंस्क्रिप्शन है जहां पर हमें ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग जाति का डिस्क्रिप्शन हमें मिलता है। उससे पहले धर्मशास्त्र और धर्मसूत्रों में तो हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि जातियों के लिए उनके क्या प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन होंगे, वो डिसाइड कर दिए गए थे। लेकिन उससे रिलेटेड कोई इस प्रकार का इंस्क्रिप्शन हमारे पास अवेलेबल नहीं था। तो मंदसौर से पहली बार इस प्रकार का एक इंस्क्रिप्शन हमारे पास मिलता है जिससे जाति से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। तो इसको ध्यान में रखना है फॉर एमसीक्यू पर्पज ऑल्सो। तो द सोशल कैटेगरीज आर रेफर्ड टू एज जातिज। समाज के अंदर जो अलग अलग कैटेगरी बन गई थी उनको हम जाति के नाम से जान सकते हैं। जैसे मान लो एक क्लास है, क्लास के अंदर ब्राह्मण है, ठीक है। अब ये जो ब्राह्मण थे उनको भी अलग अलग इंडियन सब कॉन्टिनेंट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में रहने वाले ब्राह्मणों को भी अलग अलग कास्ट में डिवाइड कर दिया गया था, ठीक है। ओके। अब इनका जो सब ग्रुप बन गया था, ठीक है। बंगाल में रहने वाले ब्राह्मणों की अलग जाति बना दी गई थी, यूपी में रहने वाले ब्राह्मण अलग जाति है, साउथ इंडिया के ब्राह्मण से उनकी अलग जातियां हैं। तो इस प्रकार से एक ही क्लास के अंदर जो अलग अलग सोशल कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो लोगों का डिवीजन हो गया था, उनको जाति के रूप में टर्म किया गया। लाइक वर्णा जाति वाज ऑल्सो बेस्ड ऑन बर्थ। जैसे वर्ण सिस्टम था, 4 वर्ण थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। तो जिस प्रकार जो वर्ण सिस्टम था वो जन्म के ऊपर आधारित था, इसी प्रकार जाति है वो भी आपके जन्म के ऊपर ही आधारित थी। The Varnas were fixed at 4, but there were no restriction on number of जातिज। वर्ण थे वो तो केवल 4 ही थे, उनको 4 तक ही सीमित किया गया था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। देयर आर 4 वर्णाज। लेकिन जातियों की ऐसी कोई सीमित संख्या नहीं थी, वो कितनी भी हो सकती थी। इनफैक्ट वेन एवर ब्राह्मणिकल authorities encountered new groups that didn't fit into the fourth fold of the varna system, they classified them in जातिज। अब यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि जाति का ओरिजिन हुआ क्यों। भाई जो पुराने वाला वर्णा सिस्टम चला आ ही रहा था तो फिर वो ही बढ़िया था, उसी को चलने देते, ये जाति वाला सिस्टम क्यों लेके आए। तो सिंपल सा जाति वाला सिस्टम देखो कि जैसे जैसे टाइम प्रोग्रेस करता है तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कई सारे ऐसे एक्टर्स सोसाइटी में आते हैं जिनको कि इस वर्ण सिस्टम में स्टेब्लिश करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। जैसे मान लिया मध्य एशिया से, सेंट्रल एशिया से कई सारे किंग इंडिया में आए, जैसे शक शासक आए, कुषाण शासक आए। तो इन शक शासक और कुषाण शासकों को चलो पहले मल्लेज के अंदर कैटेगराइज किया गया, लेकिन बाद में इनके जो डिसेंडर्स थे उनको क्षत्रिय वर्ग में इंक्लूड कर लिया गया। लेकिन इन शासकों के साथ बहुत अलग अलग टाइप के लोग भी आए होंगे, अलग अलग उनके सिटीजन्स भी आए होंगे, उनके एलाइट क्लास भी आए होंगे, उनके दरबारी भी आए होंगे, उनके नौकर चाकर भी आए होंगे। तो उनको किस वर्ग में शामिल किया जाए। उनको ना ब्राह्मण में रखा जा सकता था, ना क्षत्रिय में, ना वैश्य में, ना शूद्रों में। तो इस प्रकार की जो न्यू क्लास आ रही थी उस क्लास को अब जो इन चारों वर्णों में ही क्लासिफाई नहीं हो पा रही थी, तो उस सब क्लासिफिकेशन के लिए जाति वाले सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया। इसी प्रकार से यदि हम आगे इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करें तो जैसे जैसे हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा है कि अब क्या हो रहा था, जमीन का डोनेशन होता, लैंड लैंड डोनेशन के इंस्क्रिप्शन हमारे पास बहुत सारे हैं। तो जब लैंड डोनेशन होगा, जमीन का डोनेशन होगा, तो जमीन कहाँ से आएगी। एग्रीकल्चर लैंड तो फिक्स है। आज के टाइम पे यदि हम देखें तो यदि आपको एग्रीकल्चर लैंड को बढ़ाना हो तो जमीन कहाँ से आएगी, फॉरेस्ट एरिया को कट डाउन करने से। तो उस समय भी जब फॉरेस्ट एरिया को कट डाउन किया गया, फॉरेस्ट के अंदर जब लोग जाते चले गए, तो फॉरेस्ट में रहने वाले जो ट्राइबल सोसाइटी थे वो जब इस मैन सोसाइटी में मिंगल होना उन्होंने शुरू किया, तो उनको ब्राह्मण सिस्टम में देखा कि वो अकॉर्डिंग टू ऑक्यूपेशन उनको किसी भी क्लास में शामिल नहीं किया जा सकता। ना वो ब्राह्मण हो सकते, ना वो क्षत्रिय हो सकते, ना वैश्य हो सकते, ना वो शूद्र हो सकते। तो फिर इस प्रकार के ग्रुप्स को उस पूरी सोसाइटी में एडजस्ट करने के लिए जाति वाले सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया।
आपको इस प्रकार से इस चीज को समझने की जरूरत है कि जब ब्राह्मणिकल अथॉरिटीज को लगा कि ये नए नए ग्रुप आ रहे हैं और इन चारों ग्रुपों को जो पहले वाला जो 4 वर्ण वाला सिस्टम है उसमें कहीं भी उनको समाहित नहीं किया जा सकता, उनको कहीं भी उनमें एडजस्ट नहीं किया जा सकता, तो उन्होंने जाति के नाम से एक नया क्लासिफिकेशन सिस्टम को शुरुआत दी। फॉर एग्जाम्पल, पीपल लिविंग इन फॉरेस्ट सच एज निषाद्स वर क्लासिफाइड एज जातिज। जैसे कि फॉरेस्ट में रहने वाले निषाद वर्ग के लोग थे, उनको फिर एक अलग से एक जाति के रूप में दे दिया गया कि निषाद जाति के लोग। तो महाभारत में यदि आपको याद हो तो निषाद जाति से कौन रिलेटेड था, याद करके बताइए। जिसके गुरु द्रोणाचार्य ने अंगूठा मांग लिया था, एकलव्य। एकलव्य किसी निषाद जाति से रिलेटेड था। जातिज वर सेड ए कॉमन ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन वर समटाइम्स ऑर्गेनाइज्ड इनटू श्रेणीज और गिल्ड्स। अब श्रेणी और गिल्ड एक अलग प्रकार का सोसाइटिकल सिस्टम है। ये स्पेशली आपको साउथ इंडिया में मिलेगा, लेकिन नॉर्थ इंडिया में भी हम इस प्रकार की बहुत सारी श्रेणियां देखते हैं। इस एक ही जाति के वे लोग जो कि एक ही समान प्रकार का ऑक्यूपेशन करते थे या एक ही प्रोफेशन को फॉलो करते थे, तो फिर वो अपनी ज्यादा सेफ्टी के लिए या अपने संगठन को या अपनी यूनिटी के लिए अपने आप को जिस सिस्टम में इंक्लूड कर लेते थे उस सिस्टम को श्रेणी या गिल्ड बोला जाता था। जैसे जिसको आज की मॉडर्न टाइम के हम यूनियन बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कोई एक बुनकर वर्ग है, मतलब कपड़ा बुनने का काम करने वाले लोग हैं, तो उनकी अपनी एक यूनियन आज के टाइम, तो उसी समय उस पुराने टाइम में इन्हीं बुनकरों की जो एक यूनियन होती थी उसको श्रेणी या गिल्ड का नाम दिया जाता था। मंदसौर इंस्क्रिप्शन में क्या बोलता है, द स्टोन इंस्क्रिप्शन फाउंड इन मंदसौर मध्य प्रदेश प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट दिस सोशल प्रोसेसेस एंड नेचर ऑफ गिल्ड्स। तो ये मंदसौर जो इंस्क्रिप्शन है वो हमें इसी प्रकार के इस गिल्ड के बारे में, इस गिल्ड का नेचर क्या होता था, उसमें किस प्रकार से जाति के लोग अपने आप को एड ऑन करते थे, उसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें दे रहा है। तो यदि एमसीक्यू में ये भी आए कि श्रेणी या गिल्ड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमें किस इंस्क्रिप्शन से मिलती है, तो उसका आंसर भी आपका मंदसौर इंस्क्रिप्शन होगा। ओके, इट रिकॉर्ड्स द हिस्ट्री ऑफ ए गिल्ड ऑफ ए सिल्क वीवर्स हु ओरिजिनली लिव्ड इन लाटा गुजरात and shifted to Mandsaur along with their king, folks and children। ये इतिहास है। इस इंस्क्रिप्शन से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि सिल्क वीवर्स, सिल्क की बुनाई का काम करने वाले वीवर्स थे, उनकी एक गिल्ड थी जो कि मूल रूप से लाटा गुजरात के रहने वाले थे, जो कि बाद में मंदसौर शिफ्ट हो जाते हैं अपने भाई बंधुओं के साथ, अपने बच्चों के साथ। द मेंबरशिप ऑफ द गिल्ड वाज बेस्ड ऑन शेयर्ड क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन एंड सम मेंबर्स अडॉप्टेड डिफरेंट ऑक्यूपेशंस। साथ ही हमें यह भी इंफॉर्मेशन मिलती है कि गिल्ड के अंदर जो लोग आते थे, गिल्ड के अंदर उन लोगों को शामिल किया जाता था जो कि अपनी क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन को शेयर करते थे। हर व्यक्ति की अपनी अपनी प्रोफेशनल स्पेशलाइजेशन होती है, तो उसके अकॉर्डिंग उनको वहां पे ड्यूटीज भी शेयर की जाती थी। इसके अलावा कुछ मेंबर ऐसे भी रहे थे जिन्होंने की कुछ दूसरे ऑक्यूपेशंस को भी अडॉप्ट कर लिया था। The inscription informs us that apart from the common profession shared by the members, they also collectively decided to invest their wealth earned through craft and constructed a splendid temple in honor of the sun god। इसके अलावा इस इंस्क्रिप्शन से हमें यह भी मिलता है कि वो अपने प्रोफेशन के साथ साथ वो मेंबर कलेक्टिव रूप से उन्होंने डिसीजन लिया अपनी जो संपत्ति थी उसको एक इन्वेस्टमेंट करने के लिए। जो भी क्राफ्ट के द्वारा उन्होंने अर्न किया था उसके द्वारा उन्होंने भगवान सूर्य का एक शानदार मंदिर का भी निर्माण करवाया। ये सारी इंफॉर्मेशन हमें मंदसौर इंस्क्रिप्शन से मिलती है। बियॉन्ड द 4 वर्ण, जो 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, क्या उनसे आगे भी कुछ था। There were population whose social practices were not influenced Brahminical ideas such as nisads, nomadic pastoralists, etc. There were a sharing of ideas and beliefs between these people। तो देखिए, ट्राइबल सोसाइटी में अभी भी जो ब्राह्मणिकल सिस्टम था उसके विचार, आचार विचार, जो धर्मशास्त्र, धर्मसूत्र में जो लिखा हुआ है, उस सारी इंफॉर्मेशन का प्रचार प्रसार नहीं हो पाया था। वो अभी भी अपनी उन्हीं पुराने सिस्टम को फॉलो कर रहे थे। अनटचेबल्स एंड ड्यूटीज प्रेस्क्राइब्ड फॉर देम इन मनुस्मृति एंड शास्त्र। अब ये अनटचेबल कौन होते थे, इनके लिए धर्मशास्त्र और मनुस्मृति में क्या ड्यूटी बताई गई है, उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। The Brahmins considered some social categories as untouchable। ब्राह्मणों ने समाज में कुछ ऐसी कैटेगरी थी जिनको अनटचेबल रखा है। अनटचेबल यानी जिसको टच होने से भी आपको अशुद्ध हो जाते थे, वो लोग ब्राह्मण मानते थे कि उनसे हमेशा एक दूरी बना के रखनी चाहिए। They were primarily connected with the performance of rituals which they considered as pure, so they avoided taking food from untouchables। तो ब्राह्मण थे वो अपने आप को इस प्रकार के प्रोफेशन से कनेक्ट करते थे जिसमें कि प्योरिटी बहुत जरूरी होती है, इसलिए वो अनटचेबल से किसी भी प्रकार का खाना वगैरह लेना उनके लिए मना ही था।
सम एक्टिविटीज वर रिगार्डेड एज पोल्यूटिंग, उनमें से अनटचेबल जिन एक्टिविटी को करते थे उनमें से कुछ एक्टिविटीज को पोल्यूटिंग यानी प्रदूषणकारी भी, प्रदूषक भी माना गया है। ये प्रदूषण आज का वायु प्रदूषण वाला नहीं है, यानी कि आपकी सोसाइटी को प्रदूषित करने वाला इस प्रकार की एक्टिविटीज। दीज इंक्लूड्स हैंडलिंग कॉर्प्सेज, डेड बॉडी को हैंडल करना, एंड डेड एनिमल्स, और मरे हुए जो जानवर होते हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने का काम ये लोग करते थे। दोज हु परफॉर्म्ड सच टास्क्स वर नोन एज दी चांडाल्स, तो इस प्रकार का काम करने वाले जो कि मरे हुए लोगों का बॉडी हैंडल करते थे या डेड एनिमल्स को हैंडल करते थे उनको चांडाल के नाम से जाना जाता था। एमसीक्यू के लिए याद रखना कि उनका नाम ब्राह्मणिकल नॉर्म्स में या मनुस्मृति में या धर्मशास्त्रों में हमें क्या मिलता है, चांडाल नाम मिलता है। They were placed at the very bottom of the social hierarchy, जो पूरी सोशल हायरार्की थी उसमें उनको सबसे नीचा स्थान दिया गया था। टचिंग एंड सीइंग देम वाज रिगार्डेड एज पोल्यूटिंग बाय द ब्राह्मण्स, उनका टच करना या उनको देख लेना ही ब्राह्मणिकल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग पोल्यूटिंग माना जाता था। द मनुस्मृति लेड डाउन द ड्यूटीज ऑफ द चांडाल्स, मनुस्मृति में चांडाल्स को क्या क्या काम करना है, उनको क्या क्या कर्तव्य हैं, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन दी गई है। तो एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है कि ये चांडाल के ड्यूटी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन किस ग्रंथ में दी गई है, तो उसका नाम मनुस्मृति है। दे हैड टू लिव आउटसाइड द विलेज, उन्हें गांव से बाहर रहना होता था क्योंकि वो अनटचेबल थे। यूज डिस्कार्डेड यूटेंसिल्स, जो मरे हुए लोग होते हैं या लोगों ने वे बर्तन जो उन्होंने फेंक दिए थे जो किसी यूज में नहीं थे उनके वो बर्तनों को यूज करते थे। एंड वियर क्लोथेस ऑफ द डेड, और मरे हुए लोगों के कपड़ों को पहनते थे। एंड ऑर्नामेंट्स ऑफ आयरन, साथ ही जो गहने वो पहनते थे वो सोने या चांदी के गहने नहीं बल्कि आयरन के गहने पहनते थे वो लोग, ताकि उनकी दूर से ही पहचान हो सके। ठीक है। दे कुड नॉट वॉक एंड आउट इन विलेजेस एंड सिटीज एट नाइट, रात के अंदर वो किसी भी गांव में या शहर में चल फिर नहीं सकते थे, क्योंकि देखिए रात में सिंपल सा रीजन है, रात में अंधेरा होता है तो उनकी पहचान कैसे हो पाएगी, तो इसलिए उनको उनके लिए नाइट कर्फ्यू रहता था कि रात में ना वो शहर में आएंगे ना गांव में आएंगे। They had to dispose the bodies of those who had no relatives and serve as executions, इसके अलावा जिनके कोई रिलेटिव नहीं होते थे उनकी बॉडी को भी ले जाने का काम करते थे, साथ ही वो जो बॉडी का जो पार्ट होता है डेथ पार्ट उसको साफ सफाई करने का काम भी उन्हीं के जिम्मे होता था। ऑब्जर्वेशंस मेड बाय फाइयान एंड हेनसांग, ये फाइयान और हेनसांग दो राइट चीनी यात्री हैं। पार्ट 1 में भी हमने पढ़ा था कि और उसमें हमने पढ़ा था कौन सा, कि भारत के जो फर्स्ट पुरातत्ववेत्ता थे उनको जब हड़प्पन सील दी गई थी तो भी वो हड़प्पा की इंपॉर्टेंस को नहीं समझ पाए थे, क्योंकि वो चाइना के यात्रियों के द्वारा जो हिस्ट्री छोड़ी गई है उसी के बेस पे इंडिया का अध्ययन कर रहे थे। तो उस समय चाइना से बहुत सारे यात्री इंडिया में आते थे, जो कि क्योंकि इंडिया है वो भगवान बुद्ध की जन्म स्थली है और चाइना में उस समय बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हो चुका था। तो बौद्ध धर्म से रिलेटेड बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए उस समय चाइना से बहुत सारे टूरिस्ट, बहुत सारे यात्री इंडिया में आए हैं और उन्होंने अपने जो अकाउंट लिखे हैं उन अकाउंट में भी हमें बहुत सारी इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलती है। तो यहाँ पे जो चाइना से आए जो यात्री थे इन्होंने इस सिस्टम के बारे में क्या ऑब्जर्वेशन दिया है, उन्होंने इसके बारे में क्या लिखा है इंडिया के अनटचेबल सिस्टम के बारे में, वो हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। फाइयान केम टू इंडिया इन 5th century CE, wrote that the untouchables sounded clappers when they entered history so that the people could avoid the sight. फाइया ने जो कि 5वीं शताब्दी में भारत में आया उसने अनटचेबल्स के बारे में लिखा कि जब अनटचेबल्स किसी भी शहर के अंदर प्रवेश करते थे, किसी भी गांव में प्रवेश करते थे, तो एक क्लेपर घंटी टाइप का बजाते थे जिससे कि आसपास के लोगों को पता चल जाए कि वो शहर में या गांव में या उस गली के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, ताकि उनको देखने से या उनके टच होने से बचा जा सके। हेनसांग हु केम इन 7th century, हेनसांग जो कि 7वीं शताब्दी में भारत आया था, ऑब्जर्व दैट एक्सवेशंस एंड सिवेंजिंग्स वर फोर्स्ड टू लिव आउटसाइड द सिटी, कि इन सबको एक्सपेंजर्स और सिवेंजर्स जो साफ सफाई काम करने वाले लोग थे या बॉडी उठाने का काम करने वाले लोग थे, इन सबको शहर से बाहर रहने के लिए फोर्स किया जाता था। देयर वर इंस्टेंसेस ऑफ चांडाल्स हु वर नॉट एक्सेप्टिंग द लाइफ ऑफ डिग्रेडेशन प्रेस्क्राइब्ड इन द शास्त्रास, इसके अलावा ऐसे उदाहरण भी इसमें हमें मिलते हैं जहां पर चांडाल्स ने जो शास्त्रों में जो लाइफ उनके लिए बताई गई है उस लाइफ को एक्सेप्ट करने से उन्होंने मना कर दिया, उस लाइफ को अडॉप्ट करने से उन्होंने मना कर दिया था। Beyond birth, resources and status. The social position of different sections were often shaped by their access to the economic resources. देखिए आज की सोसाइटी में और उस समय की सोसाइटी के बारे में भी सोच के देखें तो कुछ ज्यादा बड़ा अंतर नहीं है। सोसाइटी के अंदर आपका क्या स्टेटस होगा, आपकी क्या क्लास होगी, वो ज्यादातर कई बार इस पे भी डिपेंड करती है कि आपके पास कितने इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं, किन इकोनॉमिक रिसोर्सेज तक आपका एक्सेस है।
हमने पहले भी देखा कि शक या कुषाण थे, उन सबको बाद में क्षत्रिय वर्ग में इसीलिए शामिल कर लिया गया क्योंकि वो राजा लोग थे। भले ही संस्कृत ग्रंथों में उनको शुरुआत में मल्लेच्छ के नाम से संबोधित किया गया, लेकिन बाद में उनको क्षत्रिय मान लिया गया क्योंकि उनका इकोनॉमिक रिसोर्स के ऊपर अधिकार था। ठीक है, आज आपकी सोसाइटी में, आपकी क्लास में, आपकी आपकी फैमिली कुछ भी इज्जत रहती हो, कोई भी क्लास हो, लेकिन यदि मान लीजिए कल अचानक से आप कोई अच्छी जॉब में चले जाते हो, मान लीजिए आप में से कोई आईएएस बन जाता है, तो आपकी आपकी सोसाइटी के अंदर आपकी फैमिली की पोजीशन एकदम से चेंज हो जाती है, क्योंकि आपके इकोनॉमिक रिसोर्स और सारी सोसाइटी के अंदर जो पोजीशन है वो चेंज हो जाती है। तो ये सारी चीजें उसके ऊपर भी डिपेंड करती थी, सोशल पोजीशन किसी क्लास की, कि उसका इकोनॉमिक सिस्टम कैसा है। द क्राइटेरिया ऑन विच प्रॉपर्टी इज ग्रांटेड इज एज फॉलोज। सोसाइटी में जो प्रॉपर्टी के ऊपर अधिकार था उसके लिए ब्राह्मणिकल नॉर्म्स में दो प्रकार के बेस बनाए गए थे। पहला बेस था ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, किस मेल फीमेल का संपत्ति पे किस प्रकार से अधिकार होगा। दूसरा था ऑन द बेसिस ऑफ वर्ण, कि आप किस वर्ण को फॉलो करते हो, किस वर्ण से रिलेटेड हो, उसके बेस पे आपको कितनी संपत्ति और उस संपत्ति पे किस प्रकार से आपका अधिकार डिसाइड होगा। तो पहला जो बेस है जेंडर्ड एक्सेस टू द प्रॉपर्टी, जेंडर के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी के ऊपर अधिकार के ब्राह्मण शास्त्रों में, धर्म सूत्रों में क्या रूल रेगुलेशन है वो हम देख रहे हैं। द एक्सेस ऑफ रिसोर्सेज शार्पेंड द सोशल डिफरेंसेस बिटवीन मैन एंड वीमेन। ये देखिए, मेन और मेल फीमेल के बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन है वो सोसाइटी में तभी से ही शुरू हो गया है कि किस पर रिसोर्स के ऊपर कितना अधिकार होगा। ये सोशल डिफरेंसेस उस समय भी मैन और वीमेन के ऊपर अवेलेबल था। अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति, मनुस्मृति के अनुसार द वीमेन वर नॉट एलिजिबल टू क्लेम ए शेयर इन द पैटर्नल प्रॉपर्टी। महिलाओं को अपने पिता की संपत्ति में किसी भी प्रकार की हिस्सेदारी का कोई क्लेम नहीं दिया गया था मनुस्मृति में, जो कि आज भी हमारी इंडियन सोसाइटी में है कि महिलाओं को अपने पिता की संपत्ति में कोई अधिकार नहीं है। अकॉर्डिंग टू रोल लॉ के अकॉर्डिंग 2006 में एक लॉ पारित करके अब ये चेंज कर दिया गया है, लेकिन एक पारंपरिक मान्यता के अकॉर्डिंग आज भी हमारे यहाँ पर शादी के बाद या उससे पहले भी महिलाओं को अपने पिता की संपत्ति में अधिकार नहीं है। पिता की संपत्ति में पूरा अधिकार उनके पुत्रों को दिया गया है। द पैटर्नल प्रॉपर्टी वाज डिवाइडेड अमंग सन्स। जो पिता की संपत्ति है वो पिता की मौत के बाद उसके बेटों के अंदर डिवाइड की जाती थी, और उसमें भी स्पेशल शेयर वाज फॉर द एल्डेस्ट, और बड़े बेटे को एक विशेष हिस्सा दिया जाता था क्योंकि वो परिवार की बाकी जिम्मेदारी संभालने के लिए उसे एक स्पेशल शेयर दिया जाता था। However, the women could retain the gift they received on the occasion of their marriage as स्त्री धन। ये एमसीक्यू लिए याद रखिएगा, स्त्री धन किसके बोलते थे। महिलाओं को ये अधिकार जरूर था कि जो शादी के समय उनको जो अपने पिता से या जो सगे संबंधियों से जो गिफ्ट मिलता था, जिसको स्त्री धन बोला जाता था, वो उसे अपने अधिकार में रख सकती थी। तो महिलाओं को एक प्रकार से यदि संपत्ति के मामले में देखें तो केवल एक ही अधिकार है अपने स्त्री धन पर। This could be inherited by her children without the husband having any claim to it। और ये स्त्री धन वो चाहती तो अपने बच्चों को दे सकती थी जिसमें उसके हस्बैंड का कोई क्लेम नहीं होता था। यानी महिलाओं का जो स्त्री धन होता है उसके ऊपर केवल दो ही व्यक्तियों का अधिकार होता था। पहला अधिकार उसका स्वयं का और दूसरा अधिकार उसके चिल्ड्रन का, उसके बच्चों का। किसी महिला के स्त्री धन के ऊपर उसके हस्बैंड का कोई क्लेम नहीं होता था। According to Manusmriti, women were not supposed to hoard family property and their own valuable without their husband's permission। इसके अलावा मनुस्मृति के अकॉर्डिंग महिलाओं को यह भी अधिकार नहीं था कि वो अपने परिवार की संपत्ति को का भंडार करें, उसे छुपा कर रखें, या जो अपने वैल्यूएबल आइटम्स हैं वो बिना अपने पति की परमिशन के उनको धारण करें। ठीक है, होर्ड्स बोलते हैं जो पुराने टाइम में जो जमीन वगैरह में दबा के महिलाएं अपनी संपत्ति रखती थी, या जो सोने चांदी के जो गहने वगैरह जिनको रखा जाता था भंडार। तो महिलाओं को यह भी अधिकार नहीं था कि वो अपने पति की जानकारी के बिना इस प्रकार का संग्रहण करें या अपने पति की जानकारी के बिना कोई वैल्यूएबल आइटम अपने पास रखें। Both epigraphic and textual evidence suggest that while upper class women may have access to the resources, land, cattle and money were generally controlled by men। लेकिन यहाँ भी एक्सेप्शन हमने चैप्टर 2 में भी देखा है प्रभावती गुप्त वाले मामले में कि महिलाओं को कोई भी प्रॉपर्टी का अधिकार नहीं है, लेकिन प्रभावती गुप्त सारे राइट्स को एंजॉय कर रही थी। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि जो एपिग्राफिक एविडेंस है या जो टेक्सचुअल एविडेंस है उसमें हमें यह भी पता चलता है कि जो अपर क्लास की महिलाएं हैं, एलिट क्लास की महिलाएं हैं, वो कई प्रकार के रिसोर्सेज के ऊपर अधिकार रखती थी। वो रिसोर्स जमीन भी हो सकती है, कैटल भी हो सकती है, पैसा भी हो सकता है, जो कि सामान्य रूप से जिनके ऊपर पुरुषों का अधिकार माना गया है, लेकिन अपर क्लास में महिलाएं भी इनको एंजॉय करती थी।
अगला जो प्रॉपर्टी का जो एक्सेस है वो उसका बेसिस है वर्णा सिस्टम के बेस पे। अकॉर्डिंग टू ब्राह्मणिकल टेक्स्ट द ओनली ऑक्यूपेशन प्रेस्क्राइब्ड फॉर शूद्रास वर servitude while a variety of occupations were assigned to the first three वर्णास। जो ब्राह्मणिकल बेस है उसके अकॉर्डिंग जो शूद्रों के लिए जो एकमात्र जो ऑक्यूपेशन दिया गया है वो ऑक्यूपेशन ये है सेवा करना। कि शूद्रों की ड्यूटी ये है कि वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य से ऊपर के जो तीनों वर्ग हैं तीनों क्लासेज हैं उनकी सेवा करेगा। जबकि जो बाकी तीन ऑक्यूपेशन है उसके लिए उन्होंने डिफरेंट बाकी तीन वर्णों के लिए डिफरेंट डिफरेंट ऑक्यूपेशन डिसाइड किए हैं, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया है कि ब्राह्मण से वो पूजा पाठ करेंगे और उसके बदले में उन्हें गिफ्ट वगैरह दी जाएंगी। क्षत्रिय लोग हैं वो एलिट क्लास हो गए, और जो वैश्य लोग हैं उनको तीन प्रकार की ड्यूटी दी गई है कि वो एग्रीकल्चर का काम करेंगे, साथ ही ट्रेडिंग का काम भी कर सकते हैं। ओके, तो तीसरी जो ड्यूटी थी वो पीछे के चैप्टर में आप देखना एक बार वीडियो में, मैं बोल रहा हूँ उसको, ठीक है। उनको वो तीन ड्यूटियां दी गई हैं। तो while a variety of occupations were assigned to the first three class, the wealthiest people would have been the Brahmins and the Kshatriyas। इन तीनों क्लास में भी जो सबसे ज्यादा धनवान लोग थे वो ब्राह्मण या क्षत्रिय, ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ग के लोग थे। ब्राह्मण्स recognized that division of society is prevalent in society, but didn't regard these as natural or inflexible। They also rejected the idea of claim for higher status on the basis of birth। They also rejected the idea of claim for higher status on the basis of birth। तो ब्राह्मणों ने एक तो कोई भी व्यक्ति यदि अपना हायर स्टेटस क्लेम करे, इस आइडिया को भी रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उन्होंने सिंपल सा लिखा कि जो ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय शूद्र है वो सारे के सारे बेसिस है, उसका बेस केवल एक ही है, वो है जन्म। ये नहीं कि कल कोई वैश्य है वो ट्रेड करके बहुत सारी संपत्ति को अर्जित कर लेगा तो उसको सोसाइटी में ऊंचा स्थान मिल जाएगा। सोसाइटी में जो वैश्य है उसका स्थान थर्ड पोजीशन ही है, क्योंकि उसका स्थान उसके बर्थ के ऊपर डिपेंड है, नहीं कि उसकी ट्रेडिंग के ऊपर। ठीक है, ब्राह्मणों ने ये भी डिसाइड कर दिया था। ओके, दूसरा बुद्धिज्म में ये है कि सोसाइटी का डिवीजन है वो प्रिविलेंट इन सोसाइटी बट डिड नॉट रिगार्ड दीज एज नेचुरल इनफ्लेक्सिबल। इसी ब्राह्मणिकल नॉर्म्स के खिलाफ जो बुद्धिज्म है, जो बौद्ध धर्म है, उसमें ये आवाज उठाई गई है कि सोसाइटी में जो ये पूरा सिस्टम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वाला है ये फिक्स नहीं है, नेचुरल नहीं है, इसको चेंज भी किया जा सकता है। लेकिन ब्राह्मणों ने इसको हमेशा रिजेक्ट किया है। इसके अलावा बौद्ध धर्म ने ये भी इस आइडिया को भी रिजेक्ट किया है कि जो हायर स्टेटस है वो ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ होता है, बल्कि बौद्ध धर्म में ये बोला गया है कि ह्यूमन बींग्स के जो फंक्शंस होते हैं उसके बेस पे उसका स्टेटस सोसाइटी में डिसाइड होना चाहिए। लेकिन ब्राह्मणों ने क्या बोला कि सोसाइटी में जो स्टेटस है उसका बेस क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, जन्म के आधार पर। तो इसी प्रकार से जैनिज्म बुद्धिज्म है वो इन ब्राह्मणिकल नॉर्म्स को मानने से इनकार करते हैं। एन अल्टरनेटिव सोशल सिनेरियो शेयरिंग द वेल्थ। अब साउथ इंडिया में हम देखते हैं कि जो सोशल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ अलग रूल रेगुलेशन है, स्पेशली संगम टेक्स्ट में। संगम टेक्स्ट उनको बोला जाता है कि साउथ इंडिया में तमिल भाषा में जो टेक्स्ट लिखे गए हैं उस समय उनको संगम टेक्स्ट बोला जाता है। द तमिल संगम एंड anthologies illustrate economic social relationships, suggesting that while there were differences between rich and poor, those who controlled resources were accepted to share them। तो संगम टेक्स्ट में बोला गया कि जहां पर अमीर और गरीब के बीच में कोई डिफरेंसेस हैं तो वहां पर अमीरों से एक्सेप्ट किया जाता था कि वो अपना कुछ शेयर है वो गरीबों के साथ शेयर करेंगे। तो ये एक तीसरा तरीका भी हमें संगम टेक्स्ट में देखने को मिलता है प्रॉपर्टी के ऊपर अधिकार का। ओके फ्रेंड्स, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।